डन। हेलो, वेलकम टू खुंग अकेडमी एंड जय हिंद। तो एज़ यूजुअल आपके जितने भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने हम लोगों ने क्लास में पढ़े थे, उन्हीं सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं वही कहता हूँ ना, अगर आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से करके चलोगे तो आपके क्वेश्चंस जहाँ कहीं से भी आएँ, स्टेटमेंट बेस आएँ, टफ हो जाएँ, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप उनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जैसे कि मैंने अपने क्लास के सभी बच्चों को भी बता रखा है कि आप लोग यहाँ से इसका थोड़ा सा जो इन डेप्थ एनालिसिस, जो एक निचोड़ है, जिसका हमने इस सीरीज़ का नाम रखा है कि कैसे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये सब संपूर्ण जीएस का निचोड़, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगेन आप लोग देख लो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और आपका यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये सब आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्या है कि देखो, आपसे जो है कल की शिफ्ट में, ये आपके कल दोपहर की, दरअसल 16 नवंबर की आपकी शिफ्ट है, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट। उसके बाद अभी आपके फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस आने वाला है 17 नवंबर के। तो ये आपके क्या होता है, आपके इसमें लगातार 3 क्वेश्चंस पूछे गए आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। एक आपका डायरेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया है। आप लोग अब क्या भाई सारा सीक्वेंस आपको याद करना है? नहीं, आप इसमें से क्या सीक्वेंस कर सकते हो, तो जैसे कि अगर आपको करना होगा तो आप ये सीक्वेंस याद कर सकते हो। जैसे पहला जो आपका सीक्वेंस है, आप फर्स्ट सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, तो भाई फर्स्ट सीक्वेंस आपका हो जाएगा कि आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। यू हैव टू रिस्पेक्ट, किस चीज़ की लेकिन रिस्पेक्ट करनी है, ये आपको रिस्पेक्ट करनी है नेशनल एंथम की, नेशनल एंथम, ठीक है। राष्ट्रगान आपको रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत देनी है आपके राष्ट्रगान को, ठीक है। इसी के साथ साथ नेशनल लीडर्स को, जो हमारे जितने भी आज़ादी में जितने भी आपके लीडर्स थे उन सभी को, नेशनल फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज को, इन सबको रिस्पेक्ट देनी है। तो ये आपका पहला है। और आखिरी जो मैंने आपको कल बताया भी था, जो 86वें संशोधन से जोड़ा गया था, वो आपका कौन सा है, तो आपका 11वां है, जिसमें कि आपके माता और पिता की जिम्मेदारी हो जाती है। माता पिता के साथ ना आप एक गार्जियन जरूर लिख लेना, तो उनकी आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो आपके 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान करनी है। यही आपसे क्वेश्चन है। तो आप दूसरा क्वेश्चन देख लो, विच वन इज द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। तो भाई फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है कि आपके राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, इन सबको आपके इज्जत देनी है, ठीक है, रिस्पेक्ट करना है, आपके राष्ट्रीय लीडर्स को रिस्पेक्ट करना है। और आखिरी कौन सी है, तो आपकी 11वीं हो जाएगी। अगर कल को आपसे आखिरी पूछते तो आपका कौन सा हो जाएगा, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी, यानी कि माता पिता और आपके गार्जियन 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा ये प्रदान करेंगे। 6 वर्ष के बाद कौन प्रदान करेगा, तो 6 से लेकर 4, क्योंकि ये तो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कौन करता है, तो आपके सिटीजन्स पे लागू होती है मौलिक कर्तव्य। लेकिन जो आपके मौलिक अधिकार हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये किस पे लागू होते हैं, स्टेट्स पे, ठीक है। तो स्टेट्स यानी आपके राज्य, जो कि आपके आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, वो जो डेफिनेशन है स्टेट की, उस पे लागू होगा। और उसी के आपके 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किसका है, तो वो आपके स्टेट का काम है। किसका, स्टेट यानी राज्य का काम है शिक्षा प्रदान करने का। और फिर बस, और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो ये आपका लिखा है आर्टिकल 21A। आया किससे था, 86वें संविधान संशोधन से, ठीक है। सन पूछ ले तो 2002। और आपसे एक और चीज पूछी गई है कि राष्ट्र इस टाइम पे आपकी सरकार किसकी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी आपकी, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। और अगर मान लो 14 से बाद फिर क्या लगेगा आप पे, तो इसको मैं बताता रहता हूँ क्लास में बच्चों को कि जब तक ना हो जाओ 1-4 तब तक लगेगा 2-4, यानी अब आपके आर्टिकल 24 लगेगा। तो 14 तक आपके क्या लगेगा, आर्टिकल 24, यानी कि बाल मजदूरी। मजदूरी जो है अगर आप लोगों को करनी है, फिर किसी भी तरीके का आपको एम्प्लॉयमेंट करनी है, ठीक है, किसी भी तरीके की आपको रोजगार में जाना है, एम्प्लॉयमेंट करनी है, तो आपको 14 साल से बड़ा होना ही पड़ेगा। 14 साल से कम एज में आप काम नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसी फील्ड है वहीं पे आप काम कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आपके कमीशन से आई थी, तो कमीशन का नाम क्या हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज का, जो कि इसका आंसर सी है, हम लोगों ने कल भी किया था। तो ये आपकी हो जाएगी स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह जो उस समय आपके क्या थे, विदेश मंत्री थे, ये याद रखना है। उस समय के आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, बहुत बड़े लीडर थे आपके कांग्रेस के, ठीक है। तो ये आपके स्वर्ण सिंह कमेटी है, जो कि आपके उस समय बनी थी समिति। स्वर्ण सिंह उस समय आपके विदेश मंत्री थे,
रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सोरेन सिंह बहुत योग्य नेता में से आपके आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग फटाफट रिवाइज कर सको। ओके, ठीक। व्हाट डज अ ई स्टैंड्स फॉर SEZ? अब भाई ये आपसे पूछ रहा है कि आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि आपका एक एक्ट है कब आया था, उसकी भी बात कर लेते साथ में। ये दरअसल आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है? तो मान लो सिर्फ आपके तट ही नहीं, ठीक है, आपके सिर्फ तट ही नहीं, ठीक है, ऐसा आप इंडिया मान लो, इंडिया में आपके कहीं पे भी कोई भी लेट्स से आपकी जो भी लोकेशन है, आप किसी भी लोकेशन पे ये सरकार डिसाइड करेगी, वहां पे आप एक क्षेत्र बनाओगे, जोन बनाओगे, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होगी? तो वो आपके अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगी। व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड वो एक आपका पूरा क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र में आपके कुछ सालों के लिए आपकी जो टैक्स, जो आपकी जो कर दरें होती हैं, टैक्स रेट, उनको आपके कम कर दिया जाता है। आपके कस्टम ड्यूटी को आपके कम कर दिया जाता है ताकि आप लोग क्या कर सको? निर्यात, ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले, इसलिए किया जा सके। ठीक है, तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको प्रस्ताव तो दिया था, ठीक है, प्रस्ताव दिया था, पर यह मंजूरी नहीं हो पाई थी। तो बाद में ये एक आपका अधिनियम बना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि इसका क्वेश्चन भी है। अभी उस क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 जो है आपका, इसमें आपके क्या हो जाएगा? अच्छा, अब 2005 है, इसका मतलब किसकी सरकार थी? तो ये आपके हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ठीक है, तो ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। इस समय कांग्रेस की सरकार, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आई होप आप लोगों को पता चल जाएगा कि ई का मतलब क्या होता है। तो ई का मतलब क्या है? तो इसमें आपके आर्थिक क्षेत्र में आपके ई का मतलब है आर्थिक, यानी इकोनॉमिक। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आपके। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भाई आपके आगरा का शहर किसने बनवाया था? सबको पता है, सबने रट रखा है जी, आगरा आपका 1504 में सिकंदर लोधी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, ये हिलरी क्लिंटन है बच्चों, क्विंटन गलती से हो गया है, तो इसको ना आप लोग नाम इसका क्लिंटन लिख लेना। हिलरी क्लिंटन जो बिल क्लिंटन की आपकी वाइफ है, ठीक, उन्होंने आपके कौन सी बुक को लिखा है? हिलरी क्लिंटन। इन्होंने आपके कौन सी किताब लिखी है? तो उसका नाम है आपका हार्ड चॉइस। देखो भाई, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किताबों से, अब बहुत सारी किताबें हो जाएंगी। आप लोग सिर्फ स्पोर्ट्स जो आपके जो खिलाड़ी रहे हैं उन पे जो आपकी किताबें बनी हैं, आप सिर्फ उन्हीं को याद करके जाना बच्चों, और मत याद करके जाना। ठीक है, बाकी और आ जाए आपके, फिर वही है कि पुअर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से बोला जाता है, रेशियो बोला जाता है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उससे फल कितना मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर आपने 42वां और 86वां संशोधन पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन निर्धारित रूप से आने हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ ली, आना है, ठीक, इसमें नहीं आएगा। इसमें आप लोग चाहे जितनी मेहनत कर लो, फिर वही है कि आ गया तो आ गया। अब आप करके गए दूसरे क्रिकेटर्स का, पूछ लिया सचिन तेंदुलकर का, ठीक है, तो वैसा सा है। चलो आगे चलते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, तो अब आपका देखो बच्चों, अब हम लोग जैसे आपके दिल्ली पुलिस में जितने भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब बता रहे हैं कि सर आपने जो भी पढ़ा है वो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को आपके आगे, इसी पहल को और आगे बढ़ाते हुए खुंगा एकेडमी ने आपके एक प्रहरी SSC GD का पूरा बैच लॉन्च किया है। आप सभी से निवेदन है कि इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करो ताकि आपके वर्दी का सपना साकार हो सके। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इसमें आपके श्योर सिलेक्शन बैच इसे बना रहे हैं, और आपके जैसे कि आप जानते हो कि 10,000 से ज़्यादा आपके खुंगा एकेडमी के सिलेक्शंस हो चुके हैं, और ये इस संख्या को और आगे बढ़ाने की एक आपकी पहल है, और इस पहल का नाम ही क्या है? प्रहरी है। ठीक है, आपको प्रहार करना है इस बैच में, सो प्रहरी SSC GD बैच। ठीक, चलो आगे चलते हैं। वेयर इज नट मेला ऑर्गेनाइज? भाई ये जो आपका नट मेला है, ये आपके कहाँ पे मनाया जाता है? नाटे इसमें होता रहता है, और ये आपके बहुत बढ़िया मेला होता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। आपके 5 वर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके क्या है? ये आपके है इकोनॉमिक सुधार कार्य के लिए, ठीक है, यानी कि आर्थिक सुधार कार्य और आपके ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण रूप से विकास के लिए आपके अगर कुछ है तो उसमें आपका 5 ईयर प्लानिंग आ जाएगा। ठीक है, पर संपूर्ण रूप से विकास तो है, लेकिन इसी के साथ साथ आपके प्रत्येक विकास में एक आपके
एक किसी एक विकास के क्षेत्र को टारगेट किया गया कि हमें इस विकास को रखना है। जैसे कि सबसे पहले वाले में क्या था, कृषि था, फिर क्या था, औद्योगिकीकरण था। तो ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। अगला, अब ये पूछा जा रहा है कि भाई 4th ईयर की जो आपकी 5 ईयर प्लान था, जो 4th 5 ईयर प्लान था, उसकी टाइम क्या थी। भाई उसकी टाइम आपको पता ही है कि आपके लगातार 74 तक आपके लगातार चली है, ठीक है। तो ये आपके 1969 से 74 तक था इसका टाइम पीरियड। फिर अब ये आपके अजमल शाह कब से पूछा गया है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मतलब अजमल शाह कब किससे रिलेटेड है, आंसर इसका आपका हो जाएगा हॉकी, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है आजकल बच्चों, सबसे बेस्ट इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आजकल आपके क्या हो रखा है, पॉल्यूशन हो रखा है। जब रात में पॉल्यूशन हो, स्ट्रीट लाइट जले, तो आप जैसे स्ट्रीट लाइट जलेगी तो वहां आप देखोगे कि आपको ना कुछ जो लाइट है वो फैली हुई सी नजर आ रही है। सिर्फ वो लाइट तक ही नहीं सीमित है, वो आपके नीचे भी आके हल्का सा ऐसे फैली हुई सी नजर आ रही है। जब हम लोग लैंप पोस्ट के नीचे देखते हैं, स्ट्रीट लाइट के नीचे देखते हैं, तो आपको एक पूरी धारी सी दिखाई देगी। दूसरा एग्जांपल आपका क्या हो जाए, किसी छेद में से सनलाइट को देखना और उसकी पूरी मार्ग को आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। यही पूछा गया कि टिंडल इफेक्ट क्या है, तो उसको आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे चलते हैं, कुनवी। अभी आपके कुनवी डांस का है, मैंने क्या कहा था कि आपके किसी और राज्य आए ना आए, अगर ऑप्शन में गोवा है तो गोवा मार्क कर रहा हो, क्योंकि जनरली आपके गोवा से पूछे जा रहे हैं इस बार, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आते हुए भी राज्यों का भी आप गोवा मार्क करके आ जाओ, ऐसा नहीं है कि भरतनाट्यम जैसे बेसिक वो है और उसका पूछा जाए कि कौन से राज्य से आप तमिलनाडु की जगह गोवा मार्क करके आ जाओ, ये मत करना। बट हाँ, अगर आपको नाम सुना हुआ नहीं लग रहा है तो आप एक रिस्क ले सकते हो छोटा सा कि गोवा मार्क करके आ जाना। आपके कौन से वो स्टेट्स है बच्चों जहां पे आपके हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है, यानी लिंगानुपात की हम लोग अगर बात करें तो कहाँ है, तो आपको पता है केरल और तमिलनाडु ही है। यहाँ पे आपका जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। और अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज में आपके ये दिल्ली है, ठीक, ध्यान रखना दिल्ली है। अब आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कौन करता है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके राष्ट्रपति के नीचे आपके, जैसे आपके सेंटर में राष्ट्रपति चलता है, प्रधानमंत्री चलता है, फिर आपके एमपी यानी सांसद चलता है। यहाँ स्टेट में क्या चलता है, स्टेट का आपका गवर्नर हो जाएगा, गवर्नर के नीचे आपका क्या आ जाएगा, फिर आपके सीएम आ जाएगा, सीएम के नीचे आपके विधायक आ जाएंगे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, उसके नीचे आपके विधायक आ जाएंगे। जब ये सब चीजें आपकी चल रही हैं तो अगर राष्ट्रपति आपके यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त करता है तो आप खुद समझ गए होंगे कि आपके राज्यपाल किसको नियुक्त करेगा, तो राज्यपाल आपके नियुक्त करेगा, यानी स्टेट का गवर्नर किसे नियुक्त करेगा, एसपीएससी के चेयरमैन को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को। अब ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता क्या है, अलग अलग स्टेट्स, ये अच्छा सारा का सारा ना आपके 318 से, मैं लिख देता हूं, 318 से 323 तक के आर्टिकल में ये सारा आपका दे रखा है। 6 आर्टिकल्स हैं आपके। आपसे अगर मान लो कल को क्वेश्चन पूछ ले, शायद पूछा भी गया है, ठीक है, कि यूपीएससी कौन से आर्टिकल में है। यूपीएससी है आपका बच्चों आर्टिकल 318 से लेके 323 तक, ठीक है। ये आपके कुल 6 आर्टिकल्स हैं, जोड़ोगे 18 से 23 तो आपके 6 आर्टिकल्स हैं। यूपीएससी के अलावा यही सेम चीज आज के एसपीएससी के लिए भी पूछी जाती है। एसपीएससी मतलब स्टेट यानी राज्य से रिलेटेड। अब हर राज्य अपने खुद की एक क्या बनाएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी बनाएगा, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक सेवा के आपके लोक सेवा के एक अपने आयोग बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। सबकी अपनी अपनी बॉडी है, जैसे कि राजस्थान की हो जाएगी आपकी आरपीएससी, हरियाणा की आपकी हो जाएगी एचपीएससी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, यूपी की आपकी क्या हो जाएगी, यूपी पीएससी, बिहार की हो जाएगी बीपीएससी। तो ये सब आपके किसका है, तो इन सब के आपके चेयरमैन होते हैं। और चेयरमैन को आपके नियुक्त कौन करता है, तो चेयरमैन को आपके नियुक्त कौन करेगा, वो आपके गवर्नर करते हैं, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या, गुरु विपिन सिंह आपके किससे रिलेटेड है। ये आपके मणिपुरी डांस है उससे रिलेटेड है आपके गुरु विपिन सिंह। अगला, अब भाई ये सितारा देवी, श्रीमती सितारा देवी आपके किससे रिलेटेड है, ये है आपके कथक नृत्य से रिलेटेड। अब ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। ये पूछा गया सबसे पहले, मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊंगा, हनी सिंह गाते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले बिना दुआ के किसने आपके फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड जीता था, तो वो थे आपके श्री पंडित रविशंकर जी ने, ठीक है।
भारत में सबसे प्रथम जो अगर ग्रैमी आया तो आपके किसके पास आया है? श्री रविशंकर जी के पास आया है। ऐसे ही हो सकता है कल को ना आपसे पूछ ले कि नेट जो ये जो सीरीज होती है, सीरीज के लिए सबसे बेस्ट अवार्ड कौन सा होता है? म्यूजिक के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आपके ग्रैमी आपके सबसे बेस्ट अवार्ड है। इस बार आपको पता ही होगा किस चीज कौन से गाने के लिए मिला है। ठीक है, सारे अवार्ड्स आपके नाटू नाटू को ही मिले हैं, चाहे वो ऑस्कर हो चाहे ग्रैमी हो। ठीक है, इससे पहले AR रहमान जी को 2 बार ग्रैमी मिल चुका है, 2 या 3 बार आपके ग्रैमी मिल चुका है। ठीक, और उसी के साथ साथ ऐसे ही आपका एक और अवार्ड होता है, उस अवार्ड का नाम है जो कि आपकी जो आप लोग आजकल ऑब्वियसली OTT प्लेटफॉर्म्स पे सीरीज देख रहे होगे, तो सीरीज के लिए आपके जो सबसे बेस्ट अवार्ड चलता है उसको बोला जाता है एमी। ठीक है, ये एमी अवार्ड है बच्चों, ये आपके मिलता है सीरीज के लिए। नेटफ्लिक्स की इंडिया में से अगर एक सीरीज है जिसका नाम है आपका क्या? दिल्ली क्राइम। ठीक है, दामनी हत्याकांड पे आपके था, निर्भया रेप केस पे था। एमी अवार्ड तो आपके दिल्ली क्राइम को मिल रखा है। कभी अगर कल को गलती से पूछ ले तो पता होना चाहिए। एमी अवार्ड्स किसके लिए है? OTT सीरीज के लिए है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। डन, ओके। अब ये क्या है भाई? ये लिच्छवी की राजकुमारी से किसने शादी की थी? सब ने रट रखा है इस क्वेश्चन को, सभी को पता है कि वो आपके कौन थे? गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त प्रथम। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले से रिलेटेड पूछा गया, सत्य शोधक समाज किसने बनाया? तो आपकी ज्योतिबा फुले ने बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1873 में बनाया था। तो ज्योतिबा फुले, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इनकी वाइफ का नाम क्या है। ठीक है, इनकी वाइफ को आपके पहली टीचर भी बोला जाता है। ठीक, कमेंट सेक्शन में मैं आशा करूंगा कि आप लोग इनकी वाइफ का नाम बताओगे। और इन दोनों ने मिलकर ही आपके सत्यशोधक समाज को चलाया था 1873 में, और ये आपके लो कास्ट के थे। ठीक है, तो इन्होंने आपके सभी को अपने अंदर शिक्षा कराने के लिए सबको जोड़ा था। ठीक, रामकृष्ण परमहंस मिशन, बेसिकली रामकृष्ण मिशन के आपके फाउंडर कौन थे? तो आपके स्वामी विवेकानंद थे। उनके गुरु का नाम था आपके रामकृष्ण परमहंस, जो कि उनके गुरु थे, जो कि आपके मां काली के बहुत बड़े उपासक थे। तो एक क्वेश्चन यहां से अगर आपका बनेगा, मान लेते हैं, अगर ना बने तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको ना ऐसे याद करना कि जो आपका ये रामकृष्ण मिशन है, तो ये तो आपको पता है रामकृष्ण मिशन ये किसके नाम पे है। ठीक है, तो ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ये आपको पता चल ही चुका है कि विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया था। गुरु कौन थे? तो इनके जो गुरु थे उनका नाम आपका क्या था? उनका नाम भी यही था, यानी कि रामकृष्ण परमहंस। तो ये उनका नाम था। रामकृष्ण परमहंस किसके भक्त थे? तो मां काली के भक्त थे। ठीक है, मां काली का कौन सा मंदिर था, कहां पे था? तो ये आपके कलकत्ता में मां काली का मंदिर था। और ये जो कलकत्ता में मां काली का जो मंदिर था, इसे बनाया किसने था? तो इसको बनवाया था आपके रानी रश्मोनी ने, रानी रश्मोनी देवी। ये वहां की रानी थी। ठीक है, रानी रश्मोनी देवी, उन्होंने आपके जिस मंदिर को बनवाया था उसी में आपके रामकृष्ण परमहंस जी मां काली के उपासक थे। आई होप ये आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, पर कोई बात नहीं, अगर कल को पूछ ले तो एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब ये क्या है कि भाई देखो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी कौन से एक्ट से हुई है ना जाने, मैंने कितनी बार यहाँ पे नीचे क्वेश्चन कराया भी होगा कि केंद्रीय विधानसभा का जो गठन है किस विधेयक के माध्यम से हुआ था? तो ये थे आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या है, मैंने आप लोगों को इसको ऐसे भी बताया था कि आप चाहो तो 1919 को 1919 को एक जगह लिख लेना, इसको घुमा दो, रिवर्स कर दो तो आपका 1B हो जाएगा, और ये आपका ऐसे रिवर्स कर दो इस डायरेक्शन में तो ये आपका 1D हो जाएगा। इस D का मतलब आपका क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा आपके बायकैमरलिज्म, और इस वाले D का मतलब आपकी क्या हो जाएगा? डायआर्की। ठीक है, बायकैमरलिज्म यानी जो कि हमें क्या है कि आपके लोकसभा और राज्यसभा दो द्विसदनीय जिसको बोलते हैं आपके, तो ये आपके राज्यसभा। ठीक है, तो द्विसदनीय ये आपका बायकैमरलिज्म है, ये आपका इससे आ जाएगा। और डायआर्की यानी कि डायआर्की मतलब आपकी इसमें ना 2 लिस्ट आपकी आ जाएंगी, एक ट्रांसफर्ड जिसको आप स्थानांतरण कर सकते हैं जिन लिस्ट्स का, और दूसरी आपकी आ जाएगी रिजर्व्ड या आरक्षित लिस्ट। तो ये आपके किससे आई थी? डायआर्की कहां पे? तो डायआर्की प्रोविंसेस यानी प्रांतों में आपके डायआर्की आई थी, प्रोविंसेस।
प्रांतों में जो आपके डायरकी आई थी इससे आई थी। जनरली क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, आपसे सीधा सीधा यही पूछ लिया गया है कि आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी थी। तो अगर आपको पता होगा 1912 में आपकी क्या हुआ था, कैपिटल शिफ्ट हुई थी। जब कैपिटल शिफ्ट होगी तो यहाँ पार्लियामेंट बनेगा, पार्लियामेंट में जब बनेगा तो फिर आपके कौन सा एक्ट आएगा, तो उस एक्ट का नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा अगला जो एक्ट आया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो ये वही एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम 1919 से आपके बनी हुई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। ओके, अगला पूछा गया कि भाई अरे यार तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि टेस्ट मैच की अवधि कितनी होती है। तो भारत में क्रिकेट जो टेस्ट मैच क्रिकेट होता है उसकी क्या अवधि है, 5 दिन है। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा गया, सत्रिया डांस। ये सत्रिया डांस कहाँ पे है, तो सत्रिया ये आपके असम का नृत्य शैली है। पूछा गया कि भैया आपके पहले लॉ ऑफिसर कौन होते हैं इंडिया के, तो इसका मैंने आपको कई बार बता रखा है, भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को आप और क्या लिख सकते हो, तो इनका नाम आप लिख सकते हो, ये एक आपकी संवैधानिक पद है पहली चीज तो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है संवैधानिक, ये आपका एक संवैधानिक पद है। और इसको और क्या नाम बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी, ठीक है, आपके देश के जो है महान्यायवादी हैं ये। ठीक, ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अब ये हमारा अगली शिफ्ट से आपका शुरू हो गया था। ठीक है, तो यानी कि जो कल शाम की जो थर्ड शिफ्ट रही होगी आपके वहां से शुरू है। तो उसमें आपसे पूछा गया, देखो अब जब भी कभी आपके जनरली लीडर्स का नाम पूछा जा रहा है तो आपके अधिकतर केसेस में भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी से ही आ रहे हैं। जैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति अभी आपके कहाँ की हैं, साउथ की है, तो कहाँ की होंगी, जब साउथ जैसा नाम है तो यानी यह कहाँ के नर्तकी होंगी, तो ये आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड होंगी, हो सकता है। ठीक है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति कहाँ से हैं, ये आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही आपके नृत्य से है। अगला क्वेश्चन ये आपका क्या है कि भाई आर्टिकल 51 आपका क्या बोलता है, तो आर्टिकल 51 आपके ये चीजें बोलता है। पहला कि आपके इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से हमें शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। दूसरा बोलता है कि आपके राष्ट्रों के बीच आपके न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई अब पाकिस्तान को छोड़ के बाकी राज्य से थोड़ी लड़ सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम कोशिश क्या करेंगे कि जितने की जो आपके राष्ट्र हैं उनके बीच में न्यायपूर्ण यानी कि ऑनरेबल एंड जस्ट सम्मानजनक आपके रिलेशंस बनाए जाएं। तीसरा आपका क्या है कि बच्चे जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, ठीक है, जितनी ट्रीटीज हैं, जैसे कि हाग कन्वेंशन हो गया जीनोसाइड वगैरह के लिए हो गया, ठीक है, या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए हो गया, तो ये सब, ये जेनीवा कन्वेंशन हो गया, तो इन सब कन्वेंशंस को हम लोग मानते हैं। इंटरनेशनल जितने लॉज हैं जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, ये आपके किसको देखता है, समुद्र को देखता है। इसको फॉलो कौन नहीं करता है, तो जनरली यूएसए और चाइना इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी जो देखी जा रही हैं, तो इससे रिलेटेड यही पूछा गया कि इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी जो है इन सबको पालन हमें कराना है, और ऐसा लिखा कहाँ है, तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 51वें में लिखा है। लास्ट आपका क्या है कि जितने भी जो आपके अंतरराष्ट्रीय डिस्प्यूट्स हैं उसको हम लोग कैसे निपटारे से, निपटारा मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेशन, कि चल भाई ठीक है यार, इतना इतना मैं मान लेता हूँ, इतना इतना तू मान ले, ठीक है, तो चल तूने इतना मान लिया मैंने इतना मान लिया, बस बात खत्म। तो इसको क्या बोलते हैं, निपटारा बोलते हैं। चल भाई इसको निपटाते हैं किसी तरीके से, राइट। तो आपके निपटान या निपटारे से, आपके आर्बिट्रेशन से हम लोग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया कि भैया 39B और 43A आपके क्या हैं, क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो आपके 39B में क्या लिखा है, 39B जो है आपका वही इंदिरा गांधी जी ने उस समय पे जोड़ा था और कहा था कि 39 जो आर्टिकल 39 है इसके लिए हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ था कि ताकि आपके समाज में बराबरी हो सके, इनइक्वालिटी ना आए, असमानता ना आए, इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके। ठीक है, हम लोगों को इस तरीके से बांटना चाहिए चीज़ों को कि इनइक्वालिटी, असमानता ना आए, और जब आपकी असमानता नहीं आएगी तो क्या होगा, हम समाजवाद की तरफ जा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपके सोशलिस्ट डाला गया था किसमें, प्रियम्बल में। अब आर्टिकल 43A क्या बोलता है, ये आपके कहता है, ये आपकी बात करता है मजदूरों की, ठीक है, श्रमिकों की, कि श्रमिकों को उद्योगों में किस तरीके से भागीदारी होनी चाहिए। राज्य में किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून बनने चाहिए। इसलिए आपके बच्चे जितने भी जो लेबर लॉज हैं बाद में, वो सारे के सारे आपके लेबर लॉज इसमें आए हैं। अगला क्या कहता है,
कौन सा आर्टिकल है जो आपके अमेंडमेंट संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन हमने लिया कहाँ से है, दक्षिण अफ्रीका से। फिर से रिपीट करेंगे और रिवाइज करेंगे, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बात होती है। 3 तरीके से संविधान संशोधन होते हैं, एक आपका सिंपल मेजॉरिटी से होता है, दूसरा आपका विशेष या स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, और तीसरा आपके विशेष मेजॉरिटी प्लस 50% आपके राज्यों की मंजूरी से होता है। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी से होता है। हम लोगों ने क्लास में कई बार कर रखा है, यहां पे हमें बस फटाफट रिवाइज करना है। आपके पूछा गया कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे टेम्पल ग्रुप्स के नाम पूछे गए हैं। ठीक है, होयसलेश्वर जो एक टेम्पल है जो कर्नाटका में आपके हालेबिड जगह है, तो वो आपके दरअसल 3 आपके मंदिरों का समूह है। वो आपके 3 मंदिर कौन कौन से हैं, तो पहला है आपके होयसलेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये जो आपका होयसलेश्वर टेम्पल है ये आपके कहाँ है, तो कटामल्ला करके एक आपकी जगह है हालेबिडू में, सॉरी हालेबिडू में एक जगह है। ठीक है, एक हालेबिडू जगह डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। वहाँ पे एक आपके क्या नाम है, एक कर्मचारी हुआ करते थे जिनका नाम है केटामल्ला, और ये जो केटामल्ला आपके कर्मचारी थे या केतमल्ला, ये आपके विष्णुवर्धन के क्या थे, एक कर्मचारी थे। और 1150 में विष्णुवर्धन कौन से वंश से थे, तो वहाँ पे उस वंश का नाम ही आपका है हालेबिड वंश। ठीक है, तो हालेबिड वंश के होयसलेश्वर मंदिर आपके बनाया गया है, और विष्णुवर्धन उसमें उनके एक कर्मचारी थे जिनका नाम केतमल्ला था, और उन्होंने आपके 1150 ईस्वी में बनाया है। अगला चेन्नकेशवा टेम्पल, तो ये जो आपके चेन्नकेशवा टेम्पल है ये किसके द्वारा है, तो ये आपके विष्णुवर्धन द्वारा ही 1117 ईस्वी में बनाया गया है। और ये किसको समर्पित है, तो ये आपके भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो ये है तीसरा जो मंदिर है, तो पहला कौन सा था, पहला ये है आपका होयसलेश्वर मंदिर, दूसरा है आपका चेन्नकेशव, और तीसरा आपका केशव मंदिर। तो केशव मंदिर किस लिए है, तो केशव मंदिर आपका किस लिए हो जाएगा, वो आपके भगवान शिव जी से रिलेटेड आपका ये मंदिर हो जाएगा। ठीक है, तो केशव मंदिर मैसूर शहर के सोमनाथपुरा में स्थित है। अब सोमनाथपुरा जो है ये आपके किसने बनाया, राजा सोमनाथ, वो भी आपके किसी हालेबिड वंश के ही थे। ठीक है, और उनके द्वारा ये आपका बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चे प्लेइंग एट माई वे, मेरी तरीके से खेलना जो है बेसिकली। ठीक है, प्लेइंग एट माई वे ये किसने लिखा है, इसका उत्तर आपका सचिन तेंदुलकर है, जो अभी मैं शुरुआत में डिस्कस भी कर रहा था आपसे कि ये पूछ लिया गया सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी। अगला आपके ढोल यात्रा, अब यात्रा मैंने कई बार क्लास में बताया भी है कि जब आपके जब या को जा बोले, यात्रा को यात्रा बोले, तो अधिकतर वो केसेस आपके कहाँ से हो जाएंगे, या तो उड़ीसा या तो आपके बंगाल से हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके पश्चिम बंगाल दे रखा था। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा, वो आपके ढोल यात्रा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक है, यमुना का जमुना हो जाता है वहाँ पे, पर वो खैर वो आपकी गंगा नदी है। जो जमुना हो रखा है वो आपके किसका हो रखा है, ब्रह्मपुत्रा का हो रखा है, पर मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ। तो यानी कि बांग्लादेश में क्या बोला जाता है आपके ब्रह्मपुत्रा को, वो कहा जाता है जमुना, यमुना नहीं जमुना। ठीक है, ऐसे ही आपके ढोल यात्रा नहीं है, यात्रा है। Who has written the book I am perfect? ये I am perfect किसने लिखी है, जो शायद मतलब क्रिकेट में उतने ज़्यादा चले भी नहीं, लेकिन हाँ कमेंट्री में बहुत ज़्यादा चल गए। इनका नाम है संजय मंजरेकर ने। ठीक है, अगला है आपका शिशुपाल वध। ये जो शिशुपाल वध है, इतना सुंदर जो आपका शिशुपाल जी का वध पूरा बताया गया, जिसमें शिशुपाल का वध होता है कृष्ण जी द्वारा। कहते हैं कि 100 आपने मुझे, मैं 1 से लेकर 100 गालियों तक आपको 99 गाली तक माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो 100वीं गाली होगी उसमें मैं आपका सर कट कर दूंगा। तो ये आपके शिशुपाल वध है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, तो माघ उन कवि का नाम था, महाकवि माघ द्वारा लिखा गया है। अन्नपूर्णा योजना, ये अन्नपूर्णा योजना बच्चे आपके देखो 2000 में ना एक आई थी। ठीक है, अब ये देखो कहीं से पूछ लें, ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपको स्किप करने चाहिए। ठीक है, तो अन्नपूर्णा योजना कभी पूछ ली गई तो किसके द्वारा, जाहिर सी बात है गाँव में आपके, ताकि भुखमरी वगैरह को हटाया जा सके, सबको खाना दिया जा सके। तो ये जो योजना है ये आपके 1 अप्रैल 2000 से लागू की जाती है। और कौन करता है, तो ये आपके ग्रामीण विकास या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा आपका किया जाता है। अगला आपसे पूछा गया अगेन 46वां और 86वां, ये जो दोनों आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 42वां और 86वां, ये आपके 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगता है आपके दिल्ली पुलिस की जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको बहुत पसंद आ चुके हैं। तो आपके भैया पूछा गया कौन से सन में आया था, जाहिर सी बात है 2002 में आया था। किसकी सरकार में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया था। कई बार हम लोग कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन है जिसने आपके सिल्वर कॉइन्स को दिया था, कितनी बार क्लास में बताया है, रुपया बोला जाता था, और रुपया किसने किया है, तो आपके शेरशाह सूरी ने इसको किया है। ठीक है, शेरशाह सूरी और किसे बोला जाता है, तो विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा को बोला जाता है। अगर मैं विक्रम बत्रा जी के आगे कैप्टन लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि कहाँ लिखा है, आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है कि जो भी आपके मिलिट्री रैंक्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनके नाम के आगे उनका पद लगेगा। ठीक है,
तो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी को भी आपके शेरशाह बोला जाता है। वैसे शेरशाह सूरी जो हैं आपके, इन्होंने रुपया सिस्टम को किया था। ठीक है, 2-3 चीजें हमने रिवाइज कर ली। कोल्लम मैंने क्लास में भी बताया था। जैसे आपका यहाँ से ना एक चीज लिख लेना आप लोग, जैसे कांतारा बहुत देखे होंगे इस बार, आपके एक कर्नाटका की मूवी आई थी, कन्नड़ मूवी, जिसका नाम था कांतारा। ठीक है, वराह रूपम इसमें गाना भी है। कांतारा, वराह रूपम। अगर वराह रूपम पूछा गाने का नाम है तो ये किसका है, किसके रूप हैं ये? तो ये आपके विष्णु जी के रूप हैं। सॉरी, तो ये आपके किसके हैं? ये आपके विष्णु जी के रूप हैं, वराह। ठीक है, वराह अवतार विष्णु जी के तीसरे अवतार हैं, थर्ड अवतार। ओके, ये हो गया। दूसरा, कौन सी पिक्चर कहां का है? कांतारा, सॉरी कर्नाटका, कर्नाटका। तीसरा जो यहां पे आपको दिखाया गया है, ये सब तो ठीक है, वराह रूपम में जो आपके जो डांस फॉर्म दिखाई गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका भूत कोला, भूत कोला। ठीक है, तो कोला, कोला आपके कन्नड़ भाषा में हो गया। कोल्लम कहाँ का हो जाएगा? तो बच्चे आपके कहाँ का हो जाएगा? ये आपके केरल का हो जाएगा। ठीक है, तो भूत कोला, ये चीज़ याद रखना, इसको स्पेलिंग लिखते हैं भूत, भूत कोला। ये वो नृत्य है जो कंतारा में दिखाया गया। तो कल को अगर पूछ लेगी भूत कोला कहाँ का है, तो आपके कर्नाटका का है। ठीक, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका तो उत्तर खैर आपका केरल ही है। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ओके, अभी आपके पूछा जाए कि भैया प्रार्थना समाज किसने बनाई थी? तो जो आपके प्रार्थना समाज है आपके आत्माराम पांडुरंगा द्वारा बनाई गई थी। आत्माराम पांडुरंगा द्वारा कब बनाई गई? तो 31 मार्च को बनाई गई। और 31 मार्च को बनाई गई, 1867 में बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? तो ये आपके किसके द्वारा बनाई गई थी? आत्माराम पांडुरंगा द्वारा। लेकिन किससे प्रभावित थे? तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे। केशव चंद्र सेन कौन है? जब ये आपके महाराष्ट्र आते हैं, केशव चंद्र सेन कौन है? तो ये आपके ब्रह्म समाजी थे। ठीक है, ब्रह्म समाज यानी देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ आपकी बहुत अच्छी इनकी दोस्ती थी। ठीक, ताकि आप एक ही भगवान में विश्वास कर सको, इसलिए ये बनाया गया। और इसी के साथ साथ आपके ये और फेमस कैसे हो गया? जब इसमें आपके महादेव गोविंद रानाडे, आई गेस ये थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ना यहाँ पे लिख लेते हैं इसको पूरा नाम। तो ये जो आपके बच्चे प्रार्थना समाज है, हाँ, ये आपका कब हिट हुआ? तो जब आपके महादेव गोविंद या गोविंद रनाडे, जब आपके एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे जब आपके जुड़ गए इस समाज के साथ, महादेव गोविंद रनाडे, जब ये आपके इसके साथ जुड़े तब जाके आपका क्या होता है? तो ये आपका मतलब ये जो आपका समाज है, ये प्रार्थना समाज, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो अरे सॉरी, अब आपके क्या हो जाएगा? अब आपके अगला क्वेश्चन पूछ लिया ब्रह्मो समाज से। तो भैया ब्रह्मो समाज क्या है? भाई ब्रह्मो समाज को किसने बनाया था? तो अगेन आपके राम मोहन रॉय द्वारा और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। देवेंद्रनाथ टैगोर की जिसमें मैंने बात की वो कौन थे? वो रविंद्रनाथ टैगोर के पापा जी थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो आपके प्रथम सिविल सर्विस के अधिकारी थे, ठीक है, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, वो कौन थे? तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया। ठीक है, 1856 या 57 में आपके बने थे वो। ठीक, तो यही चीज़ आपके यहाँ पे पूछी जा रही है कि ब्रह्मो समाज किस लिए था? तो हिंदू धर्म के भीतर एक आस्तिक आंदोलन था भगवान को मानने वाला, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई थी राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। अब कलकत्ता को क्या बोलते हैं? कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, तो यही था। आर्टिकल 74 आपसे पूछा गया कि ये किससे रिलेटेड है? तो भाई आर्टिकल 74 में कुछ नहीं बोला गया है, यही है कि देखो जितने जो आपके मंत्री परिषद है, ठीक है, says that there shall be a council of minister with the prime minister at the head। तो बेसिकली आपके जो बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ही आपके कैबिनेट का हेड होगा, या फिर मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? तो मंत्री परिषद जो है, ये मंत्री परिषद जो है, इसका आपकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो आपके पीएम करेंगे। ऐसा लिखा कहाँ है? तो ऐसा आपके आर्टिकल 74 में लिखा है। ठीक है, और इनका काम क्या होगा पीएम का? तो पीएम का काम होगा आपके राष्ट्रपति कहाँ है? राष्ट्रपति की, आपके पीएम का काम होगा राष्ट्रपति की सहायता करना और उनको संविधान से रिलेटेड जितने भी हैं
मतलब और उनको सलाह देना, जितनी भी संवैधानिक सलाहें हैं वो देना। अच्छा संविधान तो ठीक है, बाकी और अगर केसेस से रिलेटेड सलाहें देनी है, संविधान से रिलेटेड और सलाहें देनी है, तो आर्टिकल 143 का जिक्र होता है। और इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट को सलाह कौन देता है, तो ये आपके प्रेसिडेंट को सलाह सुप्रीम कोर्ट देंगे। ठीक है, आर्टिकल 143 में आपके प्रेसिडेंट को सलाह सुप्रीम कोर्ट देता है। ऑलराइट, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगला क्या है कि भाई आपके कितने सफ़ेद हाथी होते हैं। अब कितने सफ़ेद हाथी होते हैं, सफ़ेद घोड़े, अगर आप लोगों को चेस पता होगा तो सफ़ेद घोड़े भी 2, सफ़ेद हाथी भी 2, और क्या हो गया, सफ़ेद ऊँट भी 2, और ऐसे काले ऊँट भी 2, काले घोड़े भी 2, काले हाथी भी 2। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। रानी 1 होती है दोनों तरफ से, काली रानी 1, सफ़ेद रानी 1, जिसको आपके वजीर भी बोला जाता है कभी कभार। और आपके और क्या हो जाएगा, साथ में आपके राजा होता है, राजा भी 1 दोनों तरफ से रहता है। ठीक है, तो बस यही आपसे शतरंज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये देखो, मैंने आपको कल कहा था कि भाई जितने एसोसिएशन है सब रट लो कब बने थे। तो इंडियन वॉलीबॉल एसोसिएशन आपका कब बना, 1951 में बना। ठीक है, अगला आपसे क्या पूछा गया है कि गौतम बुद्ध कौन से वंश से थे, तो देखो ये आपके शाक्य वंश था। इनके पिताजी के नाम आपका क्या था, अच्छा शाक्य वंश था, कहाँ से आपके रूल कर रहा था, कोसल जो राज्य है वहाँ से रूल कर रहा था। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद आपका क्या था, कोसल था। कोसल से आपके कौन राज्य कर रहा था, तो वो आपके इनके पिताजी का नाम है शुद्धोधन। तो शुद्धोधन आपके राज कर रहे थे, और इनके माता जी का नाम क्या था, तो इनका नाम था रानी माया देवी। ठीक है, या क्वीन माया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रामनवमी आपकी कब मनाई जाती है, तो रामनवमी आपकी कब मनाई जाती है, चैत्र मास में। अप्रैल वाला जो आता है ना आपके, फागुन चैत्र, माघ फागुन फागुन चैत्र, ठीक है, चैत्र बैसाख। तो ये जो बच्चे आपके जो चैत्र मास है, इसमें जो आपका नवमी होती है, 9वें दिन आपके रामनवमी मनाई जाती है। उससे पहले 8 दिन की आपकी क्या होती है, पूजा होती है, किसकी, दुर्गा माँ की, देवी माँ की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि आपके श्री राम भगवान ने भी वहाँ पे 9 दिन का व्रत रह के फिर आपके देवी माँ की उपासना की थी, क्योंकि रावण ने महाशक्ति को अपने वश में कर लिया था। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ और सुनना हो तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है राम की शक्ति पूजा, आप उसे भी सुन सकते हैं। बस यही था। तो फ्रेंड्स, ये आपका एनालिसिस था कल के 16 सितंबर के दोनों की शिफ्ट्स के पेपर का। अभी थोड़ी देर में आपके लिए आपका जो पहली शिफ्ट कैसी रही 17 नवंबर की, वो भी अभी लेके आ जाएगा। तो यही है, जितना पढ़ाया गया है उतने में से आ रहा है। आशा करता हूं कि आप लोग अगला जो एसएससी जीडी का बैच है उसको ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जो आपका जो प्रहरी बैच है एसएससी जीडी के लिए, और आप ये जो खुंगा अकेडमी की 10,000 से ज़्यादा सिलेक्शन हो गए हैं, इसको आप और ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।